अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। आज हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 600 के करीब पीटीआई के लीडर्स को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया। अब तक 48 पीटीआई के लीडर्स, तकरीबन 48 पीटीआई को खैर आबाद कह चुके हैं। अगर हम पीटीआई की लीडरशिप का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो जब ये पार्टी लॉन्च की गई तो तकरीबन 60% जो इसकी लीडरशिप है वो इलेक्टेबल्स के नाम पर दूसरी पार्टियों से पीटीआई में शामिल हुई थी। जिस तरीके से ये भाग दौड़ कर आए थे उसी तरीके से ये भाग दौड़ कर वापस जा रहे हैं। बहरहाल अहमद के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज कौन कौन भागा। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, मियां असलम इकबाल साहब और दो और पीटीआई के कह लें कि की लीडर जो हैं वो, उनके बारे में आज पता चला कि वो अफगानिस्तान से रास्ते या किसी और रास्ते से वो लंदन पहुंच चुके हैं। उसके बाद आज गवर्नमेंट ने एक्शन ये लिया फिर इसके बाद कि तकरीबन 600 पीटीआई के जो लीडर हैं, मरकजी कह लें 600 तो सारे मिल मिला के ही हो जाते हैं, तो कौमी सूबाई के सारे, उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। अब वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो ये सिचुएशन है कि और पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला मलाइका बुखारी ने ऐलान किया। अभी थोड़ी देर पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को और उनके हस्बैंड जो हैं उनको भी अडयाला जेल से रिहा किया गया। अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई के खिलाफ मजीद गहरा तंग किया जा रहा है और ये मैयस कितने इफेक्टिव अल्टीमेटली होंगे फ्यूचर में जाके और किस हद तक जो है वो इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट आएगा, ये तो इलेक्शन ही बताएगा। हम इस पे बहुत ज़्यादा कोई तबसरा इसलिए नहीं कर सकते कि कुछ सर्वे अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं। आज ये एक सर्वे भी आया है जिसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन इसके ऊपर ज़रूर है कि मे 9 का जो वाक़यात हैं उसमें क्या कुछ नुकसानात हुए। कुछ तो ये तो नुकसान तो ये है ना, कुछ बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, लेकिन कुछ शोहदा की कब्रों के ऊपर जाके भी जो है ना वो काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है, जो काफ़ी अफसोसनाक। कब्रों की बेहरमती हमारे दीन में भी अलाउ नहीं है, किसी की भी बेहरमती अलाउ नहीं है। तो जिसने जितने बड़ी गुनाह भी किए हों उसके लिए दुआ की जाती है, सारे दुआ करते हैं। तो गुनाहगारों के लिए दुआ है तो ये तो फिर शोहदा है। मेरा ख्याल है कि ये भी काफ़ी बचगाना हरकत हो गई सारे अरसे के अंदर। तो बहरहाल चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए और माजी में जो गलतियाँ हो गई उनको छोड़ के आगे चलना चाहिए। और खान साहब ने एग्जैक्टली यही किया, उन्होंने ऐलान किया वो किसी के साथ भी बैठ के किसी भी किस्म की गुफ्तगू के लिए तैयार है। ये लीनियंसी आना उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव है, लेकिन और भी अगर और भी लोगों को और भी पार्टियों में और भी सियासतदानों में ऐसी लीनियंसी या नरमी आ जाए तो मुल्क के लिए बेहतर फैसले हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अहमद, मैंने मुराद सईद का नाम भी सुना है कि वो भी उन लोगों में शामिल हैं जो अफगानिस्तान के थ्रू इंग्लैंड गए। बहरहाल ये खबरें ही हैं, अभी तक एक दो दिनों में इस चीज़ की कंफर्मेशन भी हो जाएगी। आज यौम तकरीम शोहदा मनाया गया और GHQ में इसकी एक बड़ी पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। शोहदा की फैमिलीज को मदऊ किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी गई। सीनियर ऑफिसर्स ने शामिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पर फूलों की चादरें चढ़ाई। आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं? जी अहमद। जी राना साहब, आज यौम तकरीम शोहदा मनाया गया, यानी जो पाकिस्तान के शोहदा हैं उनकी, जैसे मैंने अभी कहा कि कब्रों पे जाके तोड़ फोड़ की गई, तो उनमें उनकी तकरीम के लिए एकदम
एहसास दिलाना है पूरे मुल्क को कि हमें वाकई उनकी तकरीम करनी चाहिए। और चीफ आर्मी स्टाफ ने ना सिर्फ पाक फौज के मुख्तलिफ मुकामात पे बल्कि पुलिस फोर्सेस में भी जाकर उन्होंने उनको भी जो भी शहीद हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान फौत हो जाते हैं लोगों की हिफाजत के लिए, तो उनमें भी जाके आज इस्लामाबाद पुलिस में भी आज उन्होंने खिताब किया। तो ये मेरे ख्याल एक पॉजिटिव बात है और ये पॉजिटिव चेंज भी है कि पहले लोग ये बात करते थे कि जी सिर्फ पुलिस वाले ही, सिर्फ आर्मी वाले ही इतने पुलिस वाले तो नहीं ने, बाकी नहीं ने। तो अब मेरा ख्याल है कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है, चीफ आर्मी स्टाफ का ये जाना मेरा ख्याल है उस कंसर्न को भी एड्रेस करने के लिए काफ़ी बेहतर एक कदम था। वो आज एक लतीफ़ा भी चलता रहा कि खान साहब ने दम के लिए पीटनी रखी हुई थी और हमने हाफिज रख लिया। तो चीफ आर्मी स्टाफ को चूँकि हाफिज साहब कहा जाता है तो इसलिए वो, और सैयद साहब भी, हाफिज साहब भी, जो कि एक अच्छा तकरीम का बायस है। लेकिन जो सियासी लोग समझ बूझ रखने वाले वो इस चीज़ पे ये सारी सिचुएशन देख के, इस रिएक्शन को देख के और फिर इस क्विक 9 मई वाले पीटीआई के रिएक्शन और फिर उसके ऊपर आर्मी का जो पूरा रिएक्शन है और यौम शुहदा मनाना, इस पूरे रिएक्शन को देख के वो उनका ख्याल है कि ये वाली जो मैनेजमेंट है आर्मी की, चीफ आर्मी स्टाफ हैं या बाकी लोग जो भी हैं, ये दे आर वेरी क्विक टू टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट। मतलब ये बहुत, इनके बारे में कहा जा रहा है शार्प हैं ये लोग, तेज़ हैं। और जब ये शार्पनेस और तेज़ी आपको सियासी माहौल में नज़र आती है, जब ये ट्रांसफ़र होगी इकॉनमी वाली साइड पे और इसी किस्म के क्विक और बेटर डिसीजंस अगर इकॉनमी में आ जाते तो फिर मुल्क में बहुत बेहतरी आ सकती है। और मुझे काफ़ी इसका मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर होगा। जैसे कि आज अमेरिका ने, पाकिस्तान ने अमेरिका को कह दिया है कि अगर आप हमें ईरान गैस पाइपलाइन नहीं बनाने देते, जो अमेरिका के दबाव की वजह नहीं बन रही, बड़ी सीधी सी बात है, तो फिर हमें $18 बिलियन दे दे जो हमने ईरान को जुर्माने के तौर पर देने। तो हमने इंडिया अमेरिका से कहा, अब देखें अमेरिका क्या जवाब देता है। ये मैं गवाह हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में CIA के बंदे लंबे लंबे नहीं, वो काले कोट पहनने वाले, वो आके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में अफसरों के पास बैठ जाया करते थे, अगर तुमने ईरान गैस पाइपलाइन बनाई है तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। एग्जैक्ट वो मुशर्रफ साहब एकदम की, ये मैंने, ये नहीं मैं इसका कह लेंगे गवाह, मुझे पता है कि हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये होता है, कोई मजाक नहीं है। जी ना अहमद, आपने गौर किया कि आज यौम तकरीम शुहदा के मौके पर जनरल आसिम के साथ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी बैठे थे और उन्होंने फूलों की चादर भी चढ़ाई और फातिहा भी की। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो एक झूठा बयानिया फैलाते हैं और नफरत फैलाते हैं। जनाब, कुछ लोग पिछले चंद दिनों में कह रहे थे कि जनाब फलानी इंक्वायरी हो रही है, ये होगा वो होगा। सो जनरल बाजवा का इस तकरीब पर आना इस चीज़ को साबित करता है कि पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप डाउन टू एक स्पाई एक पेज पर हैं और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल सियासतदानों का काम है प्ले करना। PTI इसको डिफरेंट तरीके से प्ले करती रही और नून लीग वाले इसको और तरह से प्ले करते रहे। अहमद, हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी। हमारा ख्याल था कि 14 मई के बाद वहाँ से हमें कुछ फैसले मिलेंगे जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान के सियासी जो कल्चर है और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें एक बहुत बड़ी चेंज आएगी। आज इलेक्शन कमीशन की पिटीशन भी सुनी गई और ऑडियो लीक्स पर एक लार्जर बेंच भी बना दिया गया। आपके पास इसकी क्या डिटेल्स हैं? जी अहमद। जी राना साहब, आपने बिल्कुल ठीक पूछा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई क्या रही। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के ऊपर हेयरिंग दूसरे तीसरे दिन भी मुसलसल जारी रखी और आज उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे जिन्होंने ये पिटीशन लेके आए थे कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, इनको आगे लेके जाया जाए, उनको अच्छा खासा रगड़ा लगाया और उनको ऐसे ऐसे पॉइंट पे उन्होंने रगड़ा लगाया। एक पॉइंट तो उन्होंने ये कहा कि जो कुछ आपने इलेक्शन कमीशन ये कहने का इख्तियार ही नहीं रखता कि उसके पास पैसे नहीं, पैसे जनरेट करना बनाना ये वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है। एक मौके पे एक जस्टिस साहब ने ये सवाल पूछा जब डिस्कशन हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर
کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ اگر کوئی بھی پارٹی آئے اور 6 مہینے بعد ہی وہ اسمبلی توڑ دے تو اگلے 4.5 سال انٹرم گورنمنٹ رہے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں انٹرم گورنمنٹ رہے گی. تو اس پہ انہوں نے ان کو کافی لتاڑا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام انتخاب کروانا ہے, ملک کی سیاست کرنا نہیں ہے, ملک میں سیاست کھیلنا نہیں. آپ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, آپ اپنے مینڈیٹ کو سمجھیں. آپ بجائے یہ کرنے کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے, الیکشن کروانے کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 4.5 سال ٹرم گورنمنٹ چلا دے. تو یہ کافی اس قسم کی کہہ لیں کہ آج آرگومنٹس ہوئے اور الیکشن کمیشن کو کافی راڑا لگایا گیا. سپریم کورٹ نے اس چیز کو کافی واضح کیا کہ الیکشن جو ہے وہ کروانا آئینی ذمہ داری ہے, لاکھوں لوگوں کا آئینی حق ہے, یہ الیکشن ہونے چاہیے. اور جو بھی سچویشن بنتی ہے الیکشن ہو, اور پھر جو بھی رزلٹ آئے, جو بھی پارٹی آگے آئے, وہ رول کرے اور آف کورس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے. تو بہرحال یہ ساری سچویشن نہیں. دوسری سائڈ پہ سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ بنا دیا, لارجر بینچ چلے وہ کہتے تھے, لارجر بینچ بنا دیا ہے فرمائش پہ کہ جو ایک گورنمنٹ نے کمیشن بنایا تھا آڈیو لیکس کو ریویو کرنے کے لیے, اس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کو, اس کے اوپر پٹیشن آئی تھی. تو اس کے اوپر پٹیشن میں سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ بنا دیا ہے جو کل سے ہیئرنگ شروع کرے گا. اس کے علاوہ خان صاحب نے بھی پٹیشن فائل کی ہے جو ان کے پارٹی سے نکالے جا رہے ہیں, اور جو فوج ڈپلائمنٹ کی گئی ہے پورے پاکستان میں, اس کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن خان صاحب نے فائل کی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا ڈیسیژن لیتی ہے اور پھر اس پہ عمل درآمد کیا ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ نون لیگ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو عمل ہی نہیں کرتے, ہم تو فیصلے نہیں مانتے, ہم تو اس بینچ کو ہی نہیں مانتے. تو یہ عمل درآمد نہ ہونا افسوسناک ہوگا اگر نہیں ہوتا. تو پھر تو سمجھ لے کوئی بھی قانون پہ نہیں چل رہا, اپنی مرضی سے قانون کو جیسے قانون نہیں بھی ہے تو اپنی مرضی سے چیزیں چلانا شروع کر دیں گے سارے کے سارے. قانون اور آئین کا احترام بہرحال ضروری ہے. جی جناب. خواتین و حضرات, عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ایک بہت ٹاکسک اور نفرت انگیز بیانیہ بلڈ کیا پاکستان آرمی کے خلاف. حقیقی آزادی کی جنگ, غلامی کی زنجیریں توڑ دو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, حق و باطل کی جنگ, میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل, چور, ڈاکو, ہینڈلرز, یہ سب کچھ کہنے والے, اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کا وہ نعرہ تو بہت وائرل ہوا کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. تو یہ باپوں سے آزادی مانگنے والے ٹکر کے لوگ جب خود تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑی اور بغیر ایئر کنڈیشنر کے مئی کی گرمی میں چند دن جیل میں گزارنا پڑے, تو کسی کو فیملی یاد آ گئی اور کسی کو بریک لینا ضروری ہو گیا. میں شیری مزاری اور فواد چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ ضلع شاہ کو اور ان جیسے اور ورکروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ضلع شاہ کے والد سے بھی پوچھتا ہوں کہ جناب کیا آپ ان کے گلے میں پٹا ڈالیں گے؟ آپ ان سے کچھ پوچھیں گے, کوئی سوال اٹھائیں گے, یا آپ کو ابھی بھی حقیقی آزادی کے ان متوالوں سے, ٹکر کے لوگوں سے کوئی امید ہے؟ خواتین و حضرات, ان سیاست دانوں کے لیے ہم عوام کیڑے مکوڑوں سے زیادہ ہماری ان کے پاس اوقات نہیں ہے. یہ ہماری لاشوں سے بہت آرام سے گزر جاتے ہیں, اور ان کو, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, رات کو نیند بھی بہت اچھی آ جاتی ہے. یہ لوگ پاور سینٹرک ہوتے ہیں اور یہ پارٹیاں چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے. آپ چند ہی ماہ میں دیکھیں گے کہ یہ پاور بروکریج کے ان لوگوں سے دوبارہ ہاتھ ملا رہے ہوں گے اور دوبارہ حکومت میں آنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. میں آپ ساروں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں اور کچھ اپنے ذہن کا استعمال بھی کریں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.